ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા મને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી ચૂક્યા હશો સેમિનારમાં, સેશનમાં, ક્યાંય ને ક્યાંય, બરાબર છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આજનો લેક્ચર આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે એ પહેલા તમને બધાને all of you must be knowing my name. This is CA Vijay Subha here. I'm a chartered accountant myself. અત્યાર સુધી મેં CA, CS, ICWA, BAF, BMS, BCom, MCom, BBA, MBA અને MM આટલી ડિગ્રીને ભણાવી છે અને લગભગ 14,500 થી પણ વધારે છોકરાઓને મેં મારી કરિયરમાં ભણાવી દીધા હશે. આજનો તમે જે એક્સપિરિયન્સ કરવા જઈ રહ્યા છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સીનો જે કોર્સ છે, બરાબર છે, આ એવી ડિગ્રી છે કે જે સરસ મજાની ડિગ્રી કે જે તમારા બધા સપનાઓ પૂરા કરવાની ક્ષમતા અને તાકાત આ ડિગ્રીની અંદર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ડિગ્રી એક એવી વસ્તુ છે, આ સીએ એ માત્ર બે શબ્દો નથી. નરેન્દ્ર મોદીએ ખુદે એવું કહેવું પડેલું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સિગ્નેચરમાં પણ એટલી તાકાત નથી જેટલી તાકાત એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સીના એક સીએ ના સિગ્નેચરમાં છે. તો તમે બધા, હું તમારી જાતને સૌથી પહેલા બિરદાવવી જોઈએ. તમને બધાને મારે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહેવા છે. રીઝન ખાલી સિમ્પલ છે કે તમે બધાએ વેકેશન, એન્જોયમેન્ટ, મૂવી, વેબ સિરીઝ, આઈપીએલ આવી બધી જેને કહેવાય ને કે અટ્રેક્શન્સ હતા, જ્યારે તમારી એક્ઝામ દેતા હશે અને તમે ભણતા હતા ત્યારે આ બધી વસ્તુઓના તમે ડ્રીમ જોયા હશે કે હું આટલા મૂવી જોઈ લઈશ, આ વેબ સિરીઝ જોવી છે, આ મૂવી જોવું છે. આ બધી જ વસ્તુને તમે સાઈડમાં રાખી અને તમે તમારી જિંદગી, તમારી કરિયર અને તમારા ફ્યુચર વિશે વિચાર્યું. એટલા માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફ્રેન્ડ્સ, તમે એ વ્યક્તિ છો. यस, यू आर दैट पर्सन फ्रेंड्स कि जिन्होंने ऐसा सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीकॉम करके या ऐसे कोई छोटे मोटे कोर्स करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता. आप वो इंसान है जिसने ऐसा सोचा कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ आगे बढ़ना है. जैसे आप सब जानते हैं मेरे सेशन में फ्रेंड्स कि जब हमने सेशंस किए थे आपके वहां पे, हमने जब सेमिनार लिए थे तो वो सेमिनार में मैंने बताया था, हमने जो पेरेंटिंग वाला पार्ट लिया था कि आपके पेरेंट्स बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं. 17-18 सालों से आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपकी देखभाल कर रहे हैं. आपको बढ़िया स्कूल दिया, अच्छे से अच्छे टीचर दिए, अच्छे से अच्छी जिंदगी दी, सब कुछ दिया आपके पेरेंट्स ने. फ्रेंड्स, आपको अब आपकी बारी है कि आप अपना बढ़िया सा करियर बनाओ, अच्छे से करियर बनाओ और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता जो है उसके साथ उसको वो सब उनके जो सपने हैं उन्होंने अपने सपने भुला दिए आपके सपने पूरे करने के लिए. न दिन देखी न रात, ताकि आपको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया है. आपकी करियर और आपका फ्यूचर बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी उनकी जो मेहनत है वो मेहनत पे रंग लाए. उनकी जो उम्मीदें हैं आपके साथ, आपसे जो जुड़ी हुई है, वो उम्मीदों में खरे उतरे. अब हम समय हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं हम. फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हो. आप सबके पास मेरा स्क्रीन है. सो एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, दिस इज सीए विजय सुबा, दिस इज माय नेम. और आज हम सीए का जो 5 डेज का वर्कशॉप है, ठीक है, 5 डेज का, जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, सीए का जो 5 डेज का वर्कशॉप है उसमें आज हमारा फर्स्ट डे है, पहला दिन है. सीए की जो जर्नी है वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दी थी, लेकिन फिर भी एक बार आज फिर से, जैसा कि मैंने बताया था, टोटल फाउंडेशन
एक एग्जाम होता है, दूसरा इंटर का एग्जाम होता है, तीसरा फाइनल का एग्जाम होता है। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसको फटाफट से ब्रश अप करेंगे। ये एग्जाम आपकी नवंबर 23 में आएगी, ये एग्जाम आपकी नवंबर 24 में, और ये एग्जाम आपकी नवंबर 26 में आएगी। ऐसी एग्जाम्स आपको आ जाएगी। उसके बाद हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हो सीए फाउंडेशन के बारे में कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो अकाउंट बोले 100 मार्क्स। उसके बाद सेकंड पेपर जो है वो है लॉ म्हणजे कानून, 100 मार्क्स। तीसरा जो पेपर आने वाला है वो है क्यूए, जो भी होने वाला है आपका 100 मार्क्स का। क्यूए के अंदर मैथ्स, स्टेट एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। और फोर्थ पेपर जो आपका आने वाला है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो भी होने वाला है आपका कितना 100 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए, 400 मार्क का पेपर हो गया। 400 में से अगर आप 200 मार्क्स ले जाओगे तो ये आपके टोटल मार्क्स होंगे और ये आपके पास होने के मार्क्स होंगे। उसमें से आप सबको पता है कि पेपर नंबर 3 एंड पेपर 4 फुल एमसीक्यू पैटर्न है, और ये दो पेपर आपको राइटिंग में, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर दूसरी एग्जाम आपकी इंटर और तीसरी एग्जाम आपकी फाइनल होने वाली है। आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बराबर है, क्या है अकाउंट्स, वो मैं डील करने वाला हूं। दिस इज ये विजय सुबह हियर। ओके, चलो अब बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। क्या अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं? अकाउंट्स। तो सबसे पहला मेरा सवाल है सब लोगों से कि वो इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के पिता कौन है? वो इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमने स्कूल में सीखा होगा, ल्यूका पेसियोली, ही इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। इसे हम अकाउंट के पिता એટલે કે નામાના ફાધર, નામાના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? अकाउंट के फादर ल्यूका पेसियोली, जो कि इटली में थे 14th सेंचुरी, એટલે કે 14મી સેન્ચુરીની અંદર જેણે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ, क्या डबल एंट्री सिस्टम એટલે કે દ્વિનોંધીય નામા પદ્ધતિ जिन्हें शुरुआत करेली एवं ल्यूका पेसियोली। अब मेरा सवाल कुछ आपसे अलग है कि इंडियन अकाउंट्स के जो फादर है वो कौन है? वो इज द फादर ऑफ इंडियन अकाउंट्स। ध्यान से सुनिए मेरा सवाल, वो इज द फादर ऑफ इंडियन अकाउंट्स। ये ल्यूका पेसियोली जो है, ये नाम हमने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में सुना ही होगा, लेकिन ये जो है कि इंडियन अकाउंट्स के पिता कौन है, ठीक है, चलो उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। ध्यान से सांभळजो बेटा। के एस अय्यर, यस, ये नाम है फादर ऑफ इंडियन अकाउंट। क्या है? फादर ऑफ इंडियन अकाउंट्स। यस फ्रेंड्स, सही समझा। ये जो है पर्सन वो फादर ऑफ इंडियन अकाउंट्स, मतलब हिंदुस्तान में जिसे हम बोलते हैं अकाउंट के पिता। इसका रीजन ये है कि ये पहले ऐसे शख्स थे, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी बताता हूं। ये पहले ऐसे इंसान थे इंडिया में कि जो इंग्लैंड गए, और जो हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं ना, कॉमर्स जो हम पढ़ते हैं ना, जो कॉमर्स की स्टडी हम करते हैं, वो कॉमर्स की स्टडी हम पहले कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये केस, ये जो अय्यर साहब है वो इंग्लैंड गए, कॉमर्स की पढ़ाई की। पहले ऐसे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने कॉमर्स की स्टडी की। उसके बाद हिंदुस्तान आके सबसे पहला कॉमर्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया, सबसे पहला कॉमर्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया। उसके बाद पहले वो प्रिंसिपल बने कॉमर्स कॉलेज के, और उसके बाद इंडिया में कॉमर्स ग्रेजुएशन और कॉमर्स एजुकेशन की शुरुआत। चलो, फादर ऑफ इंडियन अकाउंट्स का डिस्कशन हो गया। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम चैप्टर शुरू करने जाने वाले हैं, बराबर है, वो
CAFC CA फाउंडेशन का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। क्या चैप्टर का नाम है? डेप्रीसिएशन। गुजराती वाले जिसे क्या बोलते थे? घसारो। ध्यान से सुनना, गुजराती वाले इसे क्या बोलते थे? घसारो। अब ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना। ये थोड़ा टाइम, कुछ दिन के लिए, जब गुजराती मीडियम वाले बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में जब सीए करने आते हैं तो उनको तकलीफ क्या होती है? खाली वर्ड्स, ये जो शब्द होते हैं इंग्लिश के, वहां पे उनको तकलीफ होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये सबटाइटल वाली मूवी दिखानी पड़ती है। ठीक है, चलो। तो कुछ दिन जरा बेयर विथ अस, फ्यू डेज। अब देखते हैं वो इज द, अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में आगे क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मैं ये लिख लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। दूसरा है ऑफ डेप्रिसिएबल असेट। ध्यान से सुनना। इन ईच अकाउंटिंग ईयर, और लास्ट में है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, अब गुजराती वाले जरा इधर ध्यान देंगे। गुजराती वाले क्या ध्यान देंगे? इसको ये क्या बोलते थे? डेप्रिसिएबल अमाउंट को तुम लोग बोलते थे घसारा पात्र रकम, और डेप्रिसिएबल असेट को तुम बोलते थे घसारा पात्र मिलकत। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल के साथ सेट करता हूं। सपोज एक असेट है, ₹80,000 का असेट तुमने लिया, और अगर उसकी 4 साल की लाइफ है, कितने साल की लाइफ है? 4 साल की। ध्यानથી સાંભળજો, एक असेट એટલે કે મિલકત તમે લીધી, एक असेट तुमने लिया जिसकी लाइफ कितनी है? 4 साल की। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 80,000 जो है इसको तुमने 4 साल में, जैसे कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल में ऐसे डिवाइड कर दिया। 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। मतलब तुमने इसको टुकड़े टुकड़े में अलोकेट कर दिया। यस और नो? और ये तू कब तक करेगा? जब तक इसकी लाइफ है। मतलब कितने साल बोले? 4 साल। 4 साल से ज्यादा तुम कर नहीं सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमने क्या किया कि ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है 80,000 रुपए, क्या 80,000, ये क्या है? इसे बोलेंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट। क्या डेप्रिसिएबल अमाउंट? मतलब घसारा पात्र रकम। इसको हम डिवाइड बाय इयर्स करेंगे, मतलब नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल की इसकी लाइफ है। तो हर साल 20-20 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन। तो अब देखो डेफिनेशन हो गई ना, कि हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं कि 80,000 रुपए को हम तोड़ रहे हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है, જે ઘસારા પાત્ર રકમ હોય, 80,000 રૂપિયા છે, એ શું છે? ઘસારા પાત્ર રકમ. તો ઘસારા પાત્ર રકમને આપણે 4 કટકા કર્યા, 4 ટુકડા કર્યા. શું કરવા 4 ટુકડા કર્યા? કારણ કે એની લાઈફ 4 વર્ષની છે. 4 વર્ષની જ લાઈફ છે, તો એનો મતલબ શું કે એનાથી વધારે આપણે નહીં કરી શકીએ। તો દરેક હિસાબી વર્ષમાં, हर एक अकाउंटिंग ईयर में उसके 4 टुकड़े, मतलब उसके एक एक टुकड़े को हम वो कर दिए। यस और नो? तो हो गया अलोकेशन ऑफ, क्या अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। मतलब 80,000 को हमने अलोकेट किया, किया कि नहीं? कितने साल में बोले? ईयर 1, 2, 3, 4। कितने साल के लिए? जब तक उसकी लाइफ है तब तक, इन ईच अकाउंटिंग ईयर। यस और नो? अब सबसे बड़ा सवाल कि सिर्फ और सिर्फ
डेप्रिसिएबल असेट जो होगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल असेट जो होगा उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। यस और नो? हर एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, हर एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान से सुनना, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर એટલે કે घसारा पात्र मिलकत, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यही असेट। जैसे हर डांसर माइकल जैक्सन नहीं होता, वैसे हर असेट डेप्रिसिएबल असेट नहीं होता, એટલે કે દરેક मिलकत जे छे एक घसारा पात्र नहीं होती। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं, 2 मिनट, कि आप सबको 5 दिन का जो ये वर्कशॉप मिला है, तो आप सब जानते हैं कि इसमें आपको क्लिक करके ही डायरेक्टली ज्वाइन करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप फुल 5 दिन तक इसको अटेंड करें, 5 दिन कंप्लीट, एक भी लेक्चर मिस मत करें, क्योंकि आपकी करियर का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको अभी लेना है। वैसे देखा जाए तो हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहां आ जाओ, फेस टू फेस आओ, लेकिन आप जानते हैं कि फेस टू फेस नहीं आ सकते कोई रीजन से, इसलिए हमने ऑनलाइन फैसिलिटी भी आपको दी है। तो इतना आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फर्ज बनता है कि आप क्या करोगे, आप कंफर्म 4 दिन बिना मिस किए हर एक लेक्चर को अटेंड करोगे। और अभी भी अगर आपको ऑफलाइन आना है कोई भी लेक्चर में, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। जो भी बैच में जगह होगी, अवेलेबिलिटी होगी, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात हम कर रहे थे घसारा पात्र मिलकत, डेप्रिसिएबल असेट। अब ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 हम लोग इसको लेते जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। हाँ, सी दिस। सबसे पहला कि यूज जो है वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, मतलब जो असेट है उसका उपयोग जो है वो 1 से ज्यादा साल तक होना चाहिए। दूसरा, लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? नॉट हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर सेल। अब 1 बाय 1 हम एग्जांपल लेके जाते हैं। समझो प्लांट प्लांट कोई भी प्लांट है, तो क्या 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं? बोले हाँ। चलो लिमिटेड लाइफ है? बोले हाँ। नॉट हेल्ड फॉर सेल? बोले हाँ। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? बोले यस। अब ध्यान से सुनना, दूसरा एग्जांपल, फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। क्या हम उसको 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे? बोले हाँ। क्या फर्नीचर की लाइफ लिमिटेड है? बोले हाँ। क्या फर्नीचर आपने सेल के लिए रखा है? बोले नहीं। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? बोले यस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ झंडू लोग, तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ, यस, इट इज यू। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्नीचर ऊपर घसारो लागसे के नहीं? हाँ, लागसे। अब ध्यान से सुन, सपोज हमारे घर में फर्नीचर है, हमारे घर में फर्नीचर है, तो फर्नीचर के ऊपर घसारो लागसे, एना ऊपर घसारो लागसे। पण अगर अपनी फर्नीचर की दुकान हो, अगर हम फर्नीचर के बिजनेसमैन है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। एना ऊपर घसारो लागसे? नहीं। क्यों? ध्यान से सुनो, वो इसलिए, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर,
बोले हाँ। लिमिटेड लाइफ, बोले हाँ। नॉट हेल्ड फॉर सेल, अगर हम फर्नीचर के व्यापारी है, स्क्रीन शेयर देखा इतने, अगर हम फर्नीचर के व्यापारी है तो क्या होगा, हमें फर्नीचर सेल के लिए रखना पड़ेगा। अगर सेल के लिए फर्नीचर रखा है बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर सेल के लिए फर्नीचर रखा है तो क्या हो जाएगा, सेल के लिए फर्नीचर रखा है तो वो हमारा स्टॉक है। क्या है, हमारा स्टॉक है। ठीक है, वो अगर हमारा स्टॉक है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगेगा। जो बेटा इधर आते हैं, देखो नॉट हेल्ड फॉर सेल, ये समझ में आया। नॉट हेल्ड फॉर सेल इसका मतलब ये होता વેચાણ માટે નથી। આપણે કોઈ વસ્તુ છે, આપણા ઘરે ફર્નિચર હોય, ડાઇનિંગ ટેબલ હોય, તો સપોઝ અગર મહેમાન આવે તો આપણે એ થોડું એને વેચી નાખીએ છીએ, એ આપણા ઉપયોગ માટે છે। ध्यानથી સાંભળજો। सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर है, समझ में, हमारे पास एक कंप्यूटर है, बराबर है। वो कंप्यूटर से हम ऑफिस वर्क करते हैं। क्या करते हैं, ऑफिस वर्क। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, बोले हाँ। उसकी लाइफ लिमिटेड लाइफ है, बोले हाँ। नॉट हेल्ड फॉर सेल એવું છે, बोले हाँ। क्यों, क्योंकि ये लैपटॉप जो है ये हमने बेचने के लिए नहीं रखा, हमने अपनी ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, इसलिए नॉट हेल्ड फॉर सेल। अगर ये तीनों, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, आ ત્રણેય कंडीशन फुलफिल થાય तो समझવાનું કે એને डेप्रिसिएबल असेट बोलते हैं, घसारा पात्र मिलकत। ठीक है, चलो अब तीसरा एग्जांपल हम यहां लेंगे जो तुम सब लोग का दिमाग घुमा के रख देगा। मैं सबसे सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे, तीसरा जो है लैंड એટલે કે जमीन, आना ऊपर डेप्रिसिएशन लागे के न लागे, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना। चलो 1 बाय 1। हाँ, क्या एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 1 ईयर, बोले हाँ। लिमिटेड लाइफ, बोले नो। क्यों, क्योंकि जमीन की लाइफ जो है ना वो अनलिमिटेड होती है, जमीन की लाइफ अनलिमिटेड होती है। नॉट हेल्ड फॉर सेल ये भी हो जाएगा, जमीन में सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपका प्लांट जो है, सपोज आपने 10,000 रुपए का कोई प्लांट लिया, उसकी लाइफ अगर 10 साल है तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, बोले 1,000 1,000 1,000 1000। ठीक है, लेकिन आपने जमीन ली समझो 10 लाख रुपए की, कितने की, 10 लाख रुपए की, लेकिन उसकी लाइफ जो अनलिमिटेड है तो आप डिवाइड बाय एन, जो नंबर ऑफ યર્સ એટલે કે કેટલા વર્ષો સુધી જમીન ચાલશે એ કોઈ ખબર છે, खबर से बेटा कोई नहीं, किसी को भी पता नहीं है कि जमीन की लाइफ कितने साल चलेगी, इसलिए जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। याद रहेगा सबको। चलो अब सब लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है डेप्रिसिएशन में वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव मतलब हेतु, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, हेतु, क्यों, ध्यान से सुनना, क्यों, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेतु। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं ये लिख लूंगा, बराबर है, फिर धीरे से तेरे को समझाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जरा ध्यान से, जरा बच के, जरा हट के, ये है मुंबई मेरी जान। ठीक है, चलो
टू नो ट्रू प्रॉफिट लॉस। पहला पॉइंट, टू नो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से सुनना। टू नो ट्रू फाइनेंशियल, एक सेकेंड, हाँ, टू नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तीसरा है टू नो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, to know true cost of production, and last, fund for replacement, फंड फॉर रिप्लेसमेंट, मैं ठीक से लिख देता हूं यहां पे, रिप्लेसमेंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। अब एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं, ध्यान से सुनना। ये टू नो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अब जरा ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा बेटा प्लीज यहां ध्यान दो, देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुजराती मैंने शू कहता, नफा नुकसान खातु। समझो ये टू डेप्रिसिएशन तुम्हारा 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, कितना? 10,000 रुपए का। और यहाँ पे बाय जीपी એટલે કે કાચો નફો, જીપી એટલે શું કહેતા હતા તમે? કાચો નફો। समझो 1,10,000 છે, कितना है? 1,10,000। तो यहाँ पे तुम्हारा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट એટલે ગુજરાતી તમે શું કહેતા હતા ખબર છે? ચોખ્ખો નફો 1,00,000 આવશે। કેટલા આવશે? 1,00,000। अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तुम्हारा 1,00,000 का प्रॉफिट है, ये तुम्हारा जीपी, जीपी એટલે ग्रॉस प्रॉफिट मतलब काचो नफो, तो ये तुम्हारा 1,00,000 रुपए। समझो अगर ये डेप्रिसिएशन तुमने यहां नहीं लिखा होता तो ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 1,10,000 दिखाता, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया, इसलिए तुम्हें ट्रू એટલે કે સાચો प्रॉफिट खबर पड़ी। मतलब डेप्रिसिएशन इसलिए है कि तुम्हें ट्रू सच्चाई का, हकीकत का प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले। नेक्स्ट समझो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है। क्या है? ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ध्यान से समझना। जिसे गुजराती तमे शू कहता था? पास, पाकू सरवैયું, बराबर છે? ऐसा ही बोलते थे ना। अब देखना, कि अगर ये जो तुम्हारी बैलेंस शीट है, ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, इसमें तुमने असेट लिखा 1,00,000 रुपए का। कितने का लिखा? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 में से तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, समझो 10,000। कितना? 10,000। अब ध्यान से सुनना कि डेप्रिसिएशन अगर तुमने 1,00,000 चार्ज किया तो यहाँ पे 90,000 आ गया तुम्हारा। क्या आ गया? 90,000। असेट का वैल्यू कितना आया? बोले 90,000। यस और नो? 90,000 अगर तुम्हारा वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो कि तुम्हारे असेट, जो तुम्हारी असेट है उसकी सच में वैल्यू कितनी है? 90,000। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर तुमने ये 10,000 डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया होता तो बैलेंस शीट में तुम्हारा असेट का वैल्यू दिखता 1,00,000। उसका मतलब वो भी गलत हो जाएगा। તમારું પાકું સરવૈયું, बैलेंस शीट એટલે શું કહેવાય? પાકું સરવૈયું। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो बैलेंस शीट है એટલે કે પાકું સરવૈયું જે છે, वो आपका बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जब तुम्हारा ईयर है वो लास्ट में, नॉर्मली 31 मार्च को जब तुम्हारा ईयर एंड होता है, એટલે કે
આખરના દિવસે છેલ્લા દિવસે તમારો બિઝનેસ સાચી આર્થિક સ્થિતિ બતાવે એટલે તમે પાકું સરવૈયું બનાવો. ઠીક છે? યસ ઓર નો? હવે ધ્યાનથી સાંભળો. तो अगर તમે घसारो चार्ज नहीं करो, मतलब अगर तुम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी असेट की सचमुच की वैल्यू नहीं दिखाएगा. इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है. समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा. इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है. ये 2 पॉइंट हो गए. जस्ट 2 मिनट. किसी ने कुछ पूछा? चलो, तो बात हम ये कर रहे थे कि ट्रू, पहले तो अपना ये था टू नो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अब ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको जरा ध्यान से सुनना. समझो एक रेयोन कंपनी है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया. क्या दिया? ऑर्डर दिया. ध्यान से सुनना. ये हम है, ये हम है. ओके, हमको ऑर्डर दिया कि उनको 1000 यूनिट्स, उनको 1000 यूनिट्स यूनिफॉर्म बनवाना है. क्या बनवाना है? ध्यान से सुनिएगा सब लोग. उनको 1000 यूनिट यूनिफॉर्म बनवाना है. तो हमने ठीक है, कोई बात नहीं है, ये 1000 यूनिफॉर्म का ऑर्डर है. हमने क्या किया कि हमें उसे प्राइस देना है. क्या देना है? प्राइस. तो हमने हिसाब चालू कर दिया कि बोले मटेरियल कितना लगेगा, बोले 1100 रुपए का, क्योंकि उसने बोला एकदम बढ़िया क्वालिटी का यूनिफॉर्म बना के देना. हमने बोला लेबर कितना लगेगा, लेबर એટલે સમજાય ને, मजूरी, लेबर, बोले 200 रुपए लगेगा. ठीक है, अब टोटल कितना हुआ? बोले 1300 रुपए. यस और नो? 1300. अब 1300 में हमें प्रॉफिट जो है वो कितना लगाने का है? प्रॉफिट लगाने का है 50 रुपए. यस और नो? तो 1350 रुपए हमने उसे बोल दिया कि भाई ये सेलिंग प्राइस है. क्या है ये? सेलिंग प्राइस. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ तकलीफ नहीं ही होगी, इतनी मैं उम्मीद करता हूं. यस, हमने क्या किया? मटेरियल बोले 1100, 200 रुपए हमने क्या किया? लेबर के ऐड किए. तो ये हमारा हो गया टोटल કોસ્ટ. બરાબર છે? ટોટલ કોસ્ટ ને આપણે શું કહેશું? કુલ खर्च. શું કહેશું આપણે? કુલ ખર્ચ. ચલો, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं. आ શું છે? આપણી વેચાણ કિંમત. मतलब हमने क्या दिया? सेलिंग प्राइस. अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे तू एक गलती कर रहा है. क्यों? क्योंकि बेटा सुन, जिस मशीन में तूने ये बनाया यूनिफॉर्म, तो वो मशीन भी तो घिसा होगा. अबे जंडू सुन, જે મશીન ઉપર આપણે શર્ટ પેન્ટ બનાવ્યું હશે, अब 1000 जोड़ी मशीन बनाया तूने, तो वो तो कोमा में चला गया होगा ना मशीन. बराबर है कि नहीं? 1000 यूनिट तू बनाएगा तो मशीन तो घिसेगा ना, तो उसका डेप्रिसिएशन तो तू लेना ही भूल गया. भूल गया कि नहीं? अब सुन, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मटेरियल बोले 1100, लेबर बोले 200, डेप्रिसिएशन अज्यूम करते हैं 100 रुपए. तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1400 रुपए हो गई. कुल खर्च. अब ध्यान से सुन लो बेटा, तू यहाँ पे 1350 में बेचने वाला था, जबकि तेरी टोटल कॉस्ट ही 1400 है. उसका मतलब ₹50 का तू पर यूनिट क्या कर देता? लॉस कर देता. क्या कर देता? लॉस. क्यों? क्योंकि तूने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था. क्या चार्ज नहीं किया था? डेप्रिसिएशन. इसलिए बोलता हूं, क्या बोलते हो कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है. देखो कहां पहुंचे. एक तो पहला हो गया ये टू नो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा क्या हो गया? ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या?
ટ્રુ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એને શું કહેવાય? સાચી પડતર કિંમત જાણવા ઘસારો जरूरी छे। बराबर ना? अब लास्ट में क्या है? फंड फॉर रिप्लेसमेंट। चलो उसका भी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंड फॉर रिप्लेसमेंट, अब जरा ध्यान से सुनना। 80,000 रुपए का असेट है, 4 साल का लाइफ है, तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो एवरी ईयर कितना आएगा? 20,000 पर एनम। हर साल એટલે કે એક વર્ષમાં डेप्रिसिएशन કેટલો આવશે? તો કે 20,000। अब ध्यान से सुनना। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक है सर, ये क्या है? ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है। क्या है ये? पीएनएल। ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस गुजराती प्रॉफिट एंड लॉस એટલે નફા નુકસાન ખાતું हो। पीएनएल, ये पीएनएल। ठीक है, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अब समझो कि तुमने टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे 20,000 लिखा। कितना लिखा? 20,000। ध्यान से सुनना, क्या लिखा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल तेरा कितना है? समझो टू डेप्रिसिएशन जो है समझो तेरा 20,000 है, और जीपी जो है बाय जीपी तेरा 1,20,000 है। तो तेरे को यहाँ नेट प्रॉफिट कितना बोलेगा? टू नेट प्रॉफिट बोले 1,00,000 रुपए। आया ना? तू अज्यूम कर कि तेरा यहाँ पे भी 1,00,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना? बोले 20,000, यहाँ पे बाय जीपी कितना? बोले 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 बाय जीपी कितना? बोले 1.2 लैक्स। तो डेप्रिसिएशन कितना? बोले 20,000। टू डेप्रिसिएशन कितना? बोले 20,000। यहाँ पे बाय जीपी कितना? 1.2 लैक्स। तो यहाँ पे भी 1,00,000, यहाँ पे भी 1,00,000, सब जगह 1,00,000 1,00,000 1,00,000 मिल गया तेरे को। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे तेरा प्रॉफिट दिखा रहा है बुक में 1,00,000। ध्यान से सुनना, बुक में प्रॉफिट तेरा दिखा रहा है 1,00,000, એટલે કે ચોપડે તને બતાવે છે 1,00,000 રૂપિયા। કેટલા બતાવે છે? 1,00,000। ध्यान से समझो, चोपड़े कितना बतावे छे? 1,00,000। 1,00,000 रुपीस प्रॉफिट तेरे को दिखा रहा है, लेकिन तेरे हाथ में रोकड़ा कितना आएगा? रोकड़ा पैसा तेरे हाथ में कितना आएगा? बताओ, बोलो बोलो। देखो ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो। तुम्हारे हाथ में कैश आएगा 1,20,000 रुपए। रीजन क्योंकि ये 20,000 जो है डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં બિન રોકડ खर्च। શું કહેવાય? बिन रोकड़ खर्च, मतलब किसी को अपन रोकड़ा पैसा नहीं देते। इसका मतलब बुक में दिख रहा है तेरा 1,00,000, लेकिन है तेरे पास 1,20,000, तो तूने 20,000 इधर बचाया, 20,000 दूसरे साल बचाया, 20,000 तीसरे साल बचाया। क्यों? क्योंकि बुक में 1,00,000 दिख रहा है, लेकिन तेरे पास है 20,000। तीसरे साल, चौथे साल, ऐसा ऐसा करके 4 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, टोटल तूने कितना बचा लिया? बोले 80,000 रुपए। ध्यान से सुनना, समझो ये एक असेट है, ये तूने कितने में लिया था? बोले 80,000 रुपए। 4 इयर्स हो गया, 4 साल हो गया। पर ईयर, हर साल इसका डेप्रिसिएशन कितना था? बोले 20,000 20,000 20,000 पर एनम। हर साल डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 20,000 20,000। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनना, 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन है,
लेकिन 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स 4 इयर्स 4 साल के बाद ये असेट उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझो SLM फॉलो कर रहे हो इसलिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ये 20,000, ये 20,000, ये 20,000 और ये 20,000 सब मिला के तूने ये जो 80,000 इकट्ठे किए हैं, ये जो 80,000 रुपए जो तूने इकट्ठे किए हैं, ये 80,000 की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, तब ये 80,000 रुपए के फंड से, ये जो है फंड से तू न्यू असेट ले सकता है, नया असेट ले सकता है। तो कोई जूनी पुरानी सपोज गाड़ी है, सपोज ये 2 व्हील है, समझो हमारी गाड़ी, बराबर है, और बहुत पुरानी हो गई तो उसे हम एक्सचेंज में दे देते हैं और बदले में क्या लेके आते हैं, न्यू। तो इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। क्या होता है, रिप्लेसमेंट, मतलब जूनी गाड़ी की जगह नई गाड़ी लेके आए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब असेट को तुझे नया खरीदना होगा, नया असेट लेना होगा, तब तेरे पास ये 20,000, देखिए 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ऐसे टोटल 4 बार 4 साल 20,000 मिला के टोटल तेरे पास फंड जमा हो गया कितना, 80,000। और उससे तू क्या कर सकता है, नई असेट खरीद सकता है। इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। सुनो, देखो लास्ट पॉइंट था ना, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या होएगा, तो ऐसा होएगा कि जैसे ही तुम्हारा असेट का वैल्यू नीचे गया या असेट खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास ऐसा 20,000, 20,000, 20,000, मतलब जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो सब मिलके उतना पैसा तुम्हारे बिजनेस में मिल जाएगा री इन्वेस्ट करने के लिए। ये होता है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब बेटा हमने अब तक क्या सीखा, फटाफट रिकेप कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखना, अकाउंट लीका पैसिवली। डेप्रिसिएशन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले कि अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं है लेकिन डेप्रिसिएबल अमाउंट है, उसका अलोकेशन है। क्या, उसका अलोकेशन है, उसके टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं, लेकिन हर एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे हर डांसर माइकल जैक्सन नहीं होता, वैसे हर असेट डेप्रिसिएबल असेट नहीं होता। कौन से साल में, बोले हर एक अकाउंटिंग ईयर में। कब तक करेंगे, बोले जब तक असेट की लाइफ है तब तक। उसके बाद सवाल ये उठता है कि व्हाट इज डेप्रिसिएबल असेट। डेप्रिसिएबल असेट किसे बोलते हैं, बोले घसारा पात्र मिलकत। तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास। क्या कंडीशन है कि एक साल से ज्यादा उसे यूज करते हैं, उसकी लाइफ बोले लिमिटेड होनी चाहिए, और सेल के लिए हमने उसे ना रखा हो। तो किस लिए रखा हो, बोले प्रोडक्शन के लिए, बोले एडमिन के लिए, ऐसे पर्पस के लिए हमने अगर उसे रखा है असेट को तो चल जाएगा। फिर हमने एग्जांपल लिया और फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, बोले प्रॉफिट लॉस जानना। दूसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, सच में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानना। तीसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना। चौथा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, बोले फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये खत्म नहीं हुआ लेक्चर, तुम लोग जाने का नहीं रहे, अपन तेरे को बताएगा। लॉजिकली सब क्लियर हुआ ना तेरा, ठीक है। अब सुनो,